नमस्ते बच्चों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी के पाठ 5 व्याकरण में लिंग का अध्ययन करेंगे। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें किसी पुरुष या स्त्री इन जातियों का पता चले उसे हम लिंग कहेंगे। लिंग के भेद: लिंग के 2 भेद हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को हम देखेंगे। पहला चित्र दे रखा है बैल का। बैलगाड़ी खींच रहा है। इस चित्र में एक बैल दिया है जो कि बैलगाड़ी खींच रहा है। बैल जो है पुल्लिंग है। दूसरे चित्र में दिया है शिक्षक। शिक्षक पढ़ा रहा है। शिक्षक जो है पढ़ा रहा है। शिक्षक अर्थात पुल्लिंग, यह शब्द जो है वह पुल्लिंग है। तीसरे चित्र में दिया है कवि कविता लिख रहा है। इसमें कवि जो है कविता लिख रहा है, यह भी एक पुल्लिंग है। चौथे चित्र में दिया है चूहा बिल में छिप गया। चूहा जो है पुल्लिंग है, इसके साथ में गया शब्द जुड़ा है जो कि पुल्लिंग की पहचान कराता है। पहले चित्र में दिया था रहा है, यह भी हमें पुल्लिंग की पहचान कराता है। दूसरे चित्र में दिया था शिक्षक पढ़ रहा है। शिक्षक के साथ में रहा है जुड़ा है जो कि हमें पुल्लिंग की पहचान कराता है। कवि कविता लिख रहा है। कवि पुल्लिंग, इसके साथ में रहा है, यह दोनों शब्द मिलकर पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः बैल, शिक्षक, कवि और चूहा, यह शब्द जो है पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग है। परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोटा, सोना, हीरा, समुद्र, आकाश, गुरु आदि। इसमें पुरुष जाति के बारे में बताया गया है। जितने भी पुरुष संबंधित शब्द होंगे उन्हीं को हम पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके द्वारा हम स्त्रीलिंग को समझेंगे। पहला है गाय घास खा रही है। इसमें गाय दे रखी है, साथ में जुड़ा है रही है, अर्थात गाय घास खा रही है। गाय जो है एक स्त्रीलिंग जाति है। दूसरा है शिक्षिका कॉपियाँ जांच रही है। शिक्षिका स्त्रीलिंग है, इसके साथ में जुड़ा है रही है जो कि हमें स्त्री जाति का बोध करा रही है। कवित्री कविता सुना रही है। कवित्री एक स्त्रीलिंग है, इसके साथ में यह क्या कर रही है, कविता सुना रही है, तो हमें किस जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है। चुईयाँ भाग रही है। चुईयाँ अर्थात स्त्रीलिंग, चुईयाँ भाग रही है। पीछे दिए गए वाक्यों में गाय, शिक्षिका, कवित्री और चुईयाँ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शब्द जो दिए थे चित्र में गाय, शिक्षिका, कवित्री और चुईयाँ, ये सभी शब्द मिलकर हमें किस जाति का बोध करा रहे थे, स्त्री, जो कि स्त्रीलिंग है। परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी, झील, पहाड़ी, खटिया, पृथ्वी, सरस्वती आदि। इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। लिंग परिवर्तन के नियम: इसमें बताए गए हैं कि लिंग को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ अथवा आ के स्थान पर ई की मात्रा जोड़ने से। इन शब्दों में जहाँ पर भी अ और आ का स्वर आता है वहाँ पर हम ई की मात्रा को जोड़ेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: चाचा, यहाँ पर आ का बोध हो रहा है जिससे कि लिंग बदलकर चाची होगा, यहाँ पर ई स्वर आएगा। मामा, मामी, नद, नदी, पुत्र, पुत्री, पुल्लिंग।
स्त्रीलिंग पहाड़ पहाड़ी, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, मौसा मौसी। पुल्लिंग मुर्गा मुर्गी, स्त्रीलिंग। इसमें भी आ के स्थान पर ई का प्रयोग करके लिंग को बदला जा रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मणी, नर नारी, काका काकी। यहाँ पर हमने शब्दों को अ अथवा आ के स्थान पर ई की मात्रा को जोड़कर प्रयुक्त किया। अब हम दूसरे परिवर्तन को देखेंगे। ख पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ अथवा आ के स्थान पर इया जोड़ने से यहाँ पर लिंग परिवर्तन होगा। जहाँ पर अ और आ है वहाँ पर इया जोड़ा जाएगा। तब पुल्लिंग स्त्रीलिंग डिब्बा, यहाँ पर आ है, इसको हम परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग में तो यहाँ बनेगा डिब्बिया, इया यहाँ पर जुड़ जाएगा। लोटा लोटिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, चिड़ा चिड़िया। यहाँ पर हमने अ और आ के स्थान पर इया प्रयोग किया। अब हम तीसरे नियम को देखेंगे। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में इन जोड़ने पर, यहाँ पर अंत में इन जोड़ा जाएगा, अ और आ के स्थान पर इन जोड़ा जाएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग माली मालिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, नाई नाइन, जुलाहा जुलाहिन, नाग नागिन। चौथा नियम है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आनी जोड़ने पर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग देवर देवरानी, हिम हिमानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी। पांचवा जो नियम है वो है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आयन जोड़ने पर। इसमें शब्द के अंत में हम आयन को जोड़ेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग लाला लालाइन, दुबे दुबाइन, ठाकुर ठकुराइन, चौबे चौबाइन, पंडित पंडिताइन, गुरु गुराइन। अब हम छठे नियम को देखेंगे। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका जोड़ा जाएगा। इसमें अंत में अक दिया है जहाँ पर हम इका शब्द जोड़ेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अध्यापक, यहाँ पर अक शब्द अंत में था जिसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा अध्यापिका। यहाँ पर अंत में शब्द के इका जुड़ जाएगा। शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका। इस तरह से यहाँ पर अंत में अक की जगह इका जोड़ा गया। अब हम दूसरे नियम को देखेंगे। कुछ उपरांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में नी जोड़ने पर, यहाँ पर स्त्रीलिंग परिवर्तन होगा अंत में नी जुड़ने पर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, जाट जाटनी, बेटर बैटरनी। अब हम दूसरे नियम को देखेंगे। कुछ विशेष शब्दों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग एकदम भिन्न होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पुल्लिंग से यदि स्त्रीलिंग को बदला जाएगा तो शब्द बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बैल गाय, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बैल के स्त्रीलिंग चेंज होने पर गाय बना है। पुरुष स्त्री, बिलाव बिल्ली, राजा रानी, वर वधू, विद्वान विदुषी। यह पाठ हमने यहाँ पढ़ा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न पहला, लिंग किसे कहते हैं? उसके कितने भेद होते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। प्रश्न दूसरा है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण गुरु मोटा। प्रश्न तीसरा है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। गायिका लेखिका।
प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है हाथी, हथनी, जंगल में एक हथनी घूम रही है। ख है बकरा, बकरी, लिंग बदला तो बकरी हुआ, इसका प्रयोग होगा पास के घर में एक बकरी भी है। गुरु, गुरुआइन, हम गुरुकुल में गुरुआइन से शिक्षा लेते हैं। चौथा है पुत्र, इसका शब्द होगा लिंग बदलेंगे तो पुत्री, सोहन की पुत्री बहुत ही ज्ञानी है। पांचवा है कवि, लिंग बदलकर कवयित्री, प्रयोग होगा कल शाम एक कवयित्री ने अच्छी कविता की। पति, पत्नी, मोहन के घर के पास पति और पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। हिंदी व्याकरण के पाठ 8 सर्वनाम का अब हम अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप आदि। यहाँ पर बतलाया गया है सर्वनाम को जहाँ की संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों में हम जिनका उपयोग करेंगे वह है मैं, हम, तू, तुम, आप आदि। हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या 12 है। ये है मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 12 शब्द जो है सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर और छोटे बन जाते हैं। इन शब्दों का उपयोग करने पर वाक्य जितने भी हो वो छोटे हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। अब हम सर्वनाम के भेदों को देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहला पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें कि इसका हमें बोध हो रहा है। पहले चित्र में दिया है मैं कार्यालय जा रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि मैं, जो कि एक पुरुषवाचक को लेकर किया गया है, मैं रहा हूँ। इन शब्दों से पता चल रहा है सर्वनाम के बारे में कि मैं कार्यालय जा रहा हूँ। दूसरे चित्र में दिया गया है तुम कहाँ से आ रहे हो। इसमें भी तुम दिया है जो कि एक सर्वनाम शब्द है। तीसरा दिया है वह चित्रकारी कर रहा है। यहाँ पर वह शब्द उपयोग किया गया है जो कि चित्रकारी कर रहा है उसे बताया जा रहा है, तो यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऊपर 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में सर्वनाम वक्ता के प्रयोग किया है इसलिए यह उत्तम पुरुष है। दूसरे में तुम का प्रयोग किया है, यह वक्ता द्वारा श्रोता के लिए किया गया है इसलिए यह मध्यम पुरुष है। तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम है अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है इसलिए यह अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आदि। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वह, उसका, उसकी, उनका, उनकी, यह, इनको आदि। यह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार थे। अब हम दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम को देखेंगे। नीचे जो चित्र दिए गए हैं, पहला है यह मेरा विद्यालय है, दूसरा है ये कपड़े अटैची में रख दो और तीसरा है वे आज सिनेमा देखने जाएंगे। पहले में बताया गया है यह जो कि सर्वनाम शब्द है। दूसरा है ये कपड़े अटैची में रख दो, ये शब्द भी सर्वनाम है। और वे, तीसरे में दिया है वे शब्द जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है।
ऊपर के तीनों वाक्यों में यह, ये और वे सर्वनाम शब्दों के निश्चय का बोध होता है, अतः इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द की किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे चित्र में दिया गया है, बाहर कोई है, बाहर जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ जो शब्द दिया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ तो बात होगी जो तुम इतने परेशान हो, यहाँ पर कुछ शब्द दिया है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऊपर के तीनों वाक्यों में क्रमशः कोई, कुछ ना कुछ और कुछ सर्वनाम शब्दों के अनिश्चयवाचक का बोध होता है, अतः इन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आदि। ये जो सभी शब्द दे रखे हैं यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो नीचे चित्र दिए हैं उनमें बताया गया है, मित्र जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जागे सो पावे, जो जागे सो पावे, जो और सो शब्द जो दिया है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। यहाँ पर जो मेहनत करेगा वह, जो और वह शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऊपर के तीनों वाक्यों में क्रमशः जैसा, वैसा, जो, सो और जो, वह आपस में ऐसे संबंध सर्वनाम है कि इनके बिना वाक्य का कथन अधूरा रह जाता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द के एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जितना, उतना, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें चित्र दिए हैं, अंदर कौन बैठा है, रास्ते में क्यों खड़े हो, अपनी कॉपी पर क्या लिख रहे हो। इसमें कौन प्रश्नवाचक है, क्यों प्रश्नवाचक है और क्या प्रश्नवाचक है। ऊपर के तीनों वाक्यों में कौन, क्यों और क्या शब्द दे रखा है जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन सर्वनामों में प्रयोग वाक्य से प्रश्नवाचक बन जाते हैं। परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द के प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्यों आदि। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं आग जाएगी। अब तुम खुद अपना भला बुरा समझ सकते हो। तुम अपना मन लगाकर मेहनत करो, फल भगवान पर छोड़ दो। इसमें जो शब्द दिए हैं ऊपर के तीनों वाक्यों में स्वयं, खुद और अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक की परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो उन्हें ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपना, आप, स्वयं आदि। प्रश्न नंबर पहला, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वह। प्रश्न दूसरा है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो निजवाचक सर्वनाम में एक व्यक्ति के बारे में बात होती है, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो और उसके 2 उदाहरण दो। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो और उसके 2 उदाहरण दो। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्यों, कैसे। प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है यह घर हमारे नाना जी का है। दूसरा है ये आवाज़ किसकी आई। कौन शाम के जन्मदिन पर उसके घर जाएगा।
आप कहाँ जा रहे हैं। पांचवा है जिन्हें सबका सम्मान मंगवाना है वह मंगवा लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटकर भेद सहित खानों में लिखिए। वाक्य दिए हैं, पहला है बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। सर्वनाम कोई, भेद अनिश्चयवाचक। यह पेंसिल मेरी है। सर्वनाम है यह, भेद है निश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा, कुछ सर्वनाम और भेद है अनिश्चयवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर सर्वनाम है जैसी वैसी और भेद है संबंधवाचक। पांचवा है तुम स्वयं अपना ध्यान रखो। स्वयं और निजवाचक भेद है इसका। धन्यवाद।